कनाडा में मंदिर ही नहीं गुरुद्वारों पर भी अटैक। हिंदू बोले 3-4 साल में माहौल बिगड़ा। खालिस्तान समर्थक धमकी भरे मैसेज भेज रहे। राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच। दिल्ली हाई कोर्ट ने दी जानकारी। हायर एजुकेशन के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी। पीएम विजय लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी। स्मॉग में लिपटी राजधानी, हवा जहरीली, सांसों पर संकट बरकरार। एक्यूआई बढ़ा रहा दिल्ली वालों की चिंता। राजकीय सम्मान के साथ शारदा की अंत्येष्टि आज। पहले अर्घ के दिन छठी मैया की गोद में होगी विलीन। महापर्व छठ, रोटी और खीर का प्रसाद ग्रहण कर श्रद्धालुओं ने किया खरना। डूबते सूर्य को आज देंगे अर्घ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और देश की बात बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। और अब खबर आपको रायबरेली से बता रहे, जहां छठ पूजा का स्थानीय अवकाश घोषित हुआ। डीएम ने 8 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया। सरकारी कार्यालय व स्कूल बंद रहेंगे, आदेश जारी। और अहम खबर आपको रायबरेली से बता रहे, जहां जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने जारी किया है आदेश। छठ पूजा पर स्थानीय अवकाश घोषित हुआ। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां डीएम ने 8 नवंबर को स्थानीय अवकाश किया घोषित। सरकारी कार्यालय व स्कूल बंद रहने का जारी आदेश। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने जारी किया आदेश। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे, जहां छठ पूजा पर स्थानीय अवकाश हुआ घोषित। डीएम ने 8 नवंबर को स्थानीय अवकाश किया घोषित। सरकारी कार्यालय व स्कूल बंद रहने के आदेश। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे, जहां जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने जारी किया आदेश। छठ पूजा पर स्थानीय अवकाश घोषित। और बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे, जहां डीएम ने 8 नवंबर को स्थानीय अवकाश किया घोषित। और अगली अहम खबर आपको बरेली से बता रहे, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का दौरा आज। 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे मंत्री संजय निषाद। संजय निषाद रात 8 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। कल सुबह 9 बजे विकास भवन में करेंगे बैठक। मत्स्य पालन अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। 9:30 पर कलेक्टर सभागार में करेंगे बैठक। बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारी होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे कार द्वारा रामपुर के लिए होंगे रवाना। बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का दौरा आज। 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे मंत्री संजय निषाद। संजय निषाद रात 8 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। और बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे, जहां कल सुबह 9 बजे विकास भवन में करेंगे बैठक। मत्स्य पालन अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। 9:30 पर कलेक्टर सभागार में करेंगे बैठक। और अहम खबर आपको बरेली से बता रहे, जहां बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारी होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे कार द्वारा रामपुर के लिए होंगे रवाना। बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का दौरा आज। 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं मंत्री संजय निषाद। और बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं, और अगली अहम खबर आपको रायबरेली से बता रहे, जहां छठ पूजा को लेकर उदासीन है प्रशासन। आज शाम श्रद्धालु डूबते सूरज को देंगे अर्घ।
नगरपालिका प्रशासन दिखाई दे रहा है लापरवाह। अव्यवस्थाओं को लेकर छठ पूजा के उपासकों में रोष। शारदा नहर स्थित पूजा स्थल पर नहीं हुई सफाई। स्थानीय सभासद के प्रति लोगों में है नाराजगी। जिम्मेदारों की अनदेखी श्रद्धालुओं को पड़ सकती है भारी। मीडिया कर्मियों के पहुंचने पर शुरू कराई गई सफाई। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां छठ पूजा को लेकर उदासीन है प्रशासन। और अहम जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां आज शाम श्रद्धालु डूबते सूरज को देंगे अर्घ। नगरपालिका प्रशासन दिखाई दे रहा है लापरवाह। बड़े जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां अव्यवस्थाओं को लेकर छठ पूजा के उपासकों में रोष। शारदा नहर स्थित पूजा स्थल पर नहीं हुई सफाई। स्थानीय सभासद के प्रति लोगों में है नाराजगी। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां जिम्मेदारों की अनदेखी श्रद्धालुओं को पड़ सकती है भारी। मीडिया कर्मियों के पहुंचने पर शुरू कराई गई साफ सफाई। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां छठ पूजा को लेकर उदासीन है प्रशासन। आज शाम श्रद्धालु डूबते सूर्य को देंगे अर्घ। नगरपालिका प्रशासन दिखाई दे रहा है लापरवाह। अव्यवस्थाओं को लेकर छठ पूजा के उपासकों में रोष। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे, जहां शारदा नहर स्थित पूजा स्थल पर नहीं हुई सफाई। स्थानीय सभासद के प्रति लोगों में नाराजगी। जिम्मेदारों की अनदेखी श्रद्धालुओं को पड़ सकती है भारी। अहम और इसी बीच चित्रकूट से अहम खबर आ रही है और बड़ी खबर आपको चित्रकूट से बता रहे हैं, जहां निजी स्वार्थ के लिए भारत को दबाया जा रहा है। भारत सत्य है जो कभी दबता नहीं है। भारत संकटों से उबरकर आगे बढ़ता रहेगा। सनातनवाद संतों की बाधाओं को स्वयंसेवक करेंगे दूर। और अहम खबर आपको चित्रकूट से बता रहे हैं, और अगली अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां छठ पूजा को आज चलाई जा रही है 5 विशेष ट्रेन। उत्तर रेलवे प्रशासन गुरुवार को चलाएगा विशेष ट्रेन। बड़े जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, लखनऊ से छपरा, वाराणसी और देहरादून को चलेंगी 3 ट्रेन। वाराणसी और अयोध्या को रवाना होंगी एक विशेष ट्रेनें। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने दी जानकारी। अयोध्या कैंट से आनंद विहार को रवाना होंगी ट्रेनें। छठ पूजा को आज चलाई जा रही हैं 5 विशेष ट्रेनें। और अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां उत्तर रेलवे प्रशासन गुरुवार को चलाएगा विशेष ट्रेनें। लखनऊ से छपरा, वाराणसी और देहरादून को चलेंगी ट्रेनें। वाराणसी और अयोध्या को रवाना होंगी एक विशेष ट्रेनें। बड़े जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने दी जानकारी।
ट्रेन 4:09 पर सुल्तानपुर या 6:25 पर पहुंचेंगे। अयोध्या कैंट से आनंद विहार को रवाना होंगी ट्रेनें। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां छठ पूजा को आज चलाई जा रही हैं 5 विशेष ट्रेनें। और अब सुन लेते हैं जगदीका पाल वक्फ बोर्ड पे क्या कुछ कह रही हैं। इंस्टीट्यूट किया है, तो इसकी फैक्ट फाइंडिंग के साथ हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ठीक। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पीजीआई इलाके में रहने वाले रिटायर्ड जज की बेटी की बुधवार को अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पिता ने दामाद पर रुपए के लालच में बेटी को धक्का देकर बिल्डिंग से गिराने यानी कि हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी दामाद पर देर रात हत्या का केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश कर रही है। गोमती नगर के विशेष खंड निवासी रिटायर्ड जज शारदा प्रसाद तिवारी ने अपनी बेटी 42 वर्षीय प्रीति तिवारी की शादी नवंबर 2012 में पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत लॉ ऑफिसर रविंद्र कुमार द्विवेदी से की थी। ये इस बात का दबाव बनाता था कि मेरा जो है लोन में 75,000 रुपये महीने का जो है कटौती हो जा रही है और मेरा जो है गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। कई साल तक तो मैं इसको 10,000 रुपये महीना अकाउंट से हर पहली तारीख को भेजता रहा। जो आप दे रहे थे? हाँ। किसके अकाउंट में? इसी के रविंद्र के अकाउंट में। हर महीने? हर महीने। कब से भेज रहे हैं सर? मैं ये तो बात मैं अब इधर तो नहीं भेज रहा था। जब एक बार इसने धमकाना शुरू कर दिया कि बैंक कि हर पहली तारीख को हम जैसे पेंशन आती थी तो इसके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते थे। फिर एक बार बैंकों की हड़ताल 3-4 दिन की हो गई थी तो इसके अकाउंट में जा नहीं पाए तो धमकाने लगा। जब ये धमकाने लगा तो हमने पैसा भेजना इसको बंद कर दिया। अच्छा, आप एडिशनल जज रहे ना डिस्ट्रिक्ट रिटायर? कब रिटायर हुए थे सर आप? 2011 में। 2011 में। प्रीति कितने भाई बहन थे? प्रीति बस एक भाई बहन थे। इसका जो बड़ा भाई है वो इंग्लैंड रहता है। और इसी बीच फतेहपुर से बड़ी खबर आ रही है और अहम खबर आपको फतेहपुर से बता रहे हैं। और इसी बीच फतेहपुर से बड़ी खबर आ रही, जहां भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार 2 ट्रेलरों में जोरदार भिड़ंत, 2 की हुई मौत। भिड़ंत होते ही दोनों ट्रेलरों में लगी भीषण आग। बड़ी जानकारी आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां एक ट्रेलर के चालक खलासी की जिंदा जलकर हुई मौत। एक ट्रेलर के चालक खलासी की जिंदा जलकर हुई मौत। और बड़ी खबर आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां दूसरे ट्रेलर के ड्राइवर खलासी ने कूदकर बचाई अपनी जान। घटना के बाद करीब 3 घंटे तक यातायात रहा बाधित। और बड़ी जानकारी आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां फतेहपुर हुसैनगंज थाना के असनी के पास की है पूरी घटना। भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत। और बड़ी जानकारी आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार 2 ट्रेलरों में जोरदार भिड़ंत होते ही दोनों ट्रेलरों ने लगी भीषण आग। एक ट्रेलर ने चालक खलासी की जिंदा जलकर मौत। एक ट्रेलर के चालक खलासी की जिंदा जलकर हुई मौत। और बड़ी खबर आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां भिड़ंत होते ही दोनों ट्रेलरों में लगी भीषण आग। एक ट्रेलर के चालक खलासी की जिंदा जलकर हुई मौत। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता महेश जुड़ चुके हैं। तो महेश, जैसा देखा जा रहा है कि भीषण हादसा हुआ है, तो क्या कुछ अपडेट है इसके पास? थाना क्षेत्र के अंतर्गत असनी मार्ग पड़ता है। यहाँ पर 2 ट्रेलर थे, उसमें आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रेलर में बहुत भीषण तरीके से आग लग गई
और जो उसका खलासी था उसमें जिंदा जलकर उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरा इसी तरीके से जान बचाई। इससे करीब 2.5-3 घंटे के आसपास यातायात भी बाधित रहा। पूरे मामले को लेकर के पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है और यातायात पूरी तरीके से सुचारू कर लिया गया है। जी और प्रशासन की तरफ से क्या अभी तक कुछ कार्रवाई की जा चुकी है? देखिए, प्रशासन की तरफ से पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जो कूद कर चालक भगा है उसका इलाज करवाया जा रहा है, उसका भी कहीं न कहीं चोट है और भीषण सड़क हादसे में जो यातायात बाधित है उसे सुचारू रूप से किया गया है। और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि अचानक हादसा हुआ है, इसमें किसी तरीके की कुछ सुनियोजित घटना नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जी और महेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुस्लिम विद्वान व पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी ने मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही वक्फ बिल को लेकर संजीदगी से फायदे और नुकसान के बारे में गुफ्तगू करने के बाद ही रास्ता निकालने की बात कही। दरअसल पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी बेहद कस्बे के पूर्व चेयरमैन शाह मसूद के आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके परिवार का बेहद के शाही परिवार से करीब 200 साल पुराना रिश्ता है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बिल को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि हमने पंजाब में इस मुद्दे को लेकर कमेटी गठित की है। कहा कि जब कोई कानून बनना है तो उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी। आज प्रातः थाना कांट पर लगभग 4 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर सभी उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचे और पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर वाइस्तवा मुकदमा पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने घटना के सफल निरावरण के लिए 3 टीमें गठित की और वाइस्तवा शक के आधार पर जिस मुलजिम का नाम लिखाया गया था उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अन्य गवाहों से भी पूछताछ की गई तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त घटना को कारित करने वाला व्यक्ति उक्त बालिका का पड़ोसी संजू उर्फ संजय पुत्र जगतपाल है। इस सूचना पर तत्काल उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई। थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियुक्त भागने की फिराक में है और जिंदो वाली पुलिया के समीप से गुजर रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, घेराबंदी की। जब उक्त अभियुक्त ने खुद को घेरे हुए पाया तो पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें से एक गोली और बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे और अहम खबर इस बीच बरेली से आ रही है, जहां कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का आज दौरा। दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगी मंत्री। और बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे, जहां विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगी समीक्षा बैठक। स्थलीय निरीक्षण कर परखेंगी योजनाओं की हकीकत। शाम 4 बजे श्रीमद् भागवत कथा में होंगी शामिल। बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे, जहां श्री त्रिवटीनाथ मंदिर में आयोजित कथा में होंगी शामिल। 7 बजे जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल आवास पहुंचेंगी। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगी मंत्री बेबी रानी मौर्य। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का दौरा आज। और बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे, जहां दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे मंत्री। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। परमात्मा और प्रकृति की असीम अनुकंपा की भूमि उत्तर प्रदेश देश में है विशेष। असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के विकास को डबल इंजन सरकार ने दी है नई रफ्तार। सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1।
गरीबों को मुफ्त राशन, जरूरतमंदों को पक्का आवास, सर्वाधिक शौचालय निर्माण, निशुल्क गैस कनेक्शन का उपहार और एमएसएमई क्षेत्र में अग्रणी राज्य है नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक पीएम किसान सम्मान निधि मिलने से अन्नदाताओं के चेहरे पर है मुस्कान। नए भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जन कल्याण में विशेष। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शाहजहांपुर के थाना कांड क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। 4 साल की बच्ची के दुष्कर्म की सूचना पर पुलिस अधीक्षक ने 3 टीमें बनाकर दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए थे। आज देर रात पुलिस टीम की सूचना मिली कि बलात्कार का आरोपी जिंदोवाली पुलिया के पास में है। इस पर पुलिस टीम ने उसकी घेराबंदी की। देर रात घेराबंदी के समय उसने पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिसमें एक पुलिस टीम ने भी जवाबी फायरिंग किया। उसके बाद पैर में गोली लगी। पुलिस ने बलात्कार के आरोपी संजू उर्फ संजय को गिरफ्तार कर लिया। आज प्रातः थाना कांट पर लगभग 4 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर सभी उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचे और पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर वाइस्तवा मुकदमा पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने घटना के सफल निरावरण के लिए 3 टीमें गठित की और वाइस्तवा शक के आधार पर जिस मुलजिम का नाम लिखाया गया था उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अन्य गवाहों से भी पूछताछ की गई तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त घटना को कारित करने वाला व्यक्ति उक्त बालिका का पड़ोसी संजू उर्फ संजय पुत्र जगतपाल है। इस सूचना पर तत्काल उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई। थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियुक्त भागने की फिराक में है और जिंदोवाली पुलिया के समीप से गुजर रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, घेराबंदी की। जब उक्त अभियुक्त ने खुद को घिरे हुए पाया तो पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें से एक गोली उस अभियुक्त के पैर में लगी, जिसे तत्काल चिकित्सा हेतु निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। राउत एवेन्यू कोर्ट ने पहले अमानुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 16 नवंबर तक बढ़ा दी थी। इस मामले में गिरफ्तार किए गए अमानुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित रूप से अनियमितताओं को अंजाम दिया और इस प्रक्रिया के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। एक आरोपी विधायक के खिलाफ प्रवर्तक निदेशक ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। पहले भी आपको कोऑपरेट नहीं किया इन्वेस्टिगेशन में। गिरफ्तार हो गए भाई, क्या कहेंगे? अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में बुधवार की सुबह हवा जहरीली हो गई क्योंकि AQI लगातार बहुत खराब कैटेगरी में बना हुआ है। पिछले 2 दिनों से प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। सोमवार सुबह 9 बजे इसकी रीडिंग 376 और मंगलवार को 384 दर्ज की गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में बुधवार की सुबह हवा जहरीली हो गई क्योंकि AQI लगातार बहुत खराब कैटेगरी में बना हुआ है। पिछले 2 दिनों से प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। सोमवार सुबह 9 बजे इसकी रीडिंग 373 और मंगलवार को 384 दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बुधवार सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक मामूली गिरावट के साथ 356 पर आ गया, लेकिन 4 जगहों बवाना, मुंडका, वजीरपुर और द्वारका में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई।
इंडिपेंडेंट थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के नए एनालिसिस के मुताबिक अक्टूबर में दिल्ली को देश में सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया था, जहां पीएम 2.5 का औसत 111 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी। पर्यावरणविद और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के महानिदेशक ने बुधवार को मीडिया से कहा कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण चिंता का सबब बना हुआ है। GRAP has now turned into, and the tragedy is, from a purely an emergency measure कि आप तभी लेते जब आपातकाल की स्थिति होती, तभी आप लेते उसको, वो हो गया है कि यही एक टाइम है जहां आप एक्ट करते हैं। और इसीलिए लोगों का गुस्सा होता है कि अरे जनरेटर बंद कर दिया आपने कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, लेबर का क्या होगा। तो ये ग्रैप का मकसद नहीं था। The scary part and the message is that after all of this, where the annual levels are today, we need another 62% reduction in the PM 2.5 level to be able to meet the clean air standard. So agar even after shutting down coal power plants and doing CNG, phasing out old vehicles, all of that, we have been able to reduce, but those were not small measures. Now imagine what more will you do and how aggressive that needs to be for that 62% cut. CREA एनालिसिस से पता चला कि अक्टूबर में देश के टॉप 10 प्रदूषित शहर दिल्ली में हैं। CSE के अनुसार इसका शुरुआती कारण पिछले कुछ सालों में वाहन प्रदूषण के स्तर में वृद्धि है। Post-COVID, we are seeing that the growth rate for two-wheeler and cars have equalized, 15% growth rate for both. You know, earlier the two-wheeler growth rate was higher than cars. Now it is equalized. Now just understand, especially knowing as the national data shows that we are shifting more towards SUVs and big vehicles now. Okay. Now, so therefore, on an average, you are using, but very interesting study that we have here, which is also saying that on a daily basis, about 1.1 million vehicles enter and leave Delhi. So it is just not what you have registered. But imagine if so many vehicles are entering Delhi every day, then what it is doing to us. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मंगलवार को दिल्ली में प्रोमिनेंट पॉल्यूटेंट PM 2.5 और PM 10 थे। PM 2.5 उन बारीक कणों को कहते हैं जो श्वसन प्रणाली में जाकर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह PM 10 उन छोटे कणों को कहते हैं जो धूल, पराग, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और औद्योगिक प्रदूषण से जुड़ा है, जिसका व्यास 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। ये पॉल्यूटेंट सांस संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जिनसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस सहित सांस संबंधी दूसरे रोग हो सकते हैं। वायु गुणवत्ता मैनेजमेंट के लिए बनाई गई केंद्र की डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अनुसार मंगलवार को दिल्ली के प्रदूषण में गाड़ियों के धुएं का बहुत बड़ा रोल था, जो लगभग 10.7% था। और अहम खबर आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां दूसरा पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। हसीन के खिलाफ दर्ज है आधा दर्जन के लगभग मुकदमे। और बड़ी खबर आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां मौके से गौवंश, झापड़, कुल्हाड़ी, तमंचा और कारतूस बरामद। गाजीपुर थाना क्षेत्र के औगासी रोड का है पूरा मामला। पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। बड़ी खबर आपको फतेहपुर से बता रहे, जहां बदमाश के पैर में लगी गोली। एक बदमाश हसीन उर्फ मुन्ना के पैर में लगी गोली। बड़ी जानकारी आपको फतेहपुर से बता रहे, जहां दूसरा पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। बड़ी जानकारी आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां हसीन के खिलाफ दर्ज हैं आधा दर्जन के लगभग मुकदमे। मौके से गौवंश, चापड़, कुल्हाड़ी, तमंचा और कारतूस हुए बरामद। गाजीपुर थाना क्षेत्र के औगासी रोड का है पूरा मामला। पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़।
बड़ी जानकारी आपको फतेहपुर से बता रहे, जहां एक बदमाश हसीन उर्फ मुन्ना के पैर में लगी गोली, दूसरा पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चलते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में, जहां सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। में काबिज है जो पहले था, तो इस सरकार में क्योंकि अब सत्ता के केंद्र बहुत सारे हो गए हैं, इसलिए खिंचाव और तनाव सत्ता में भी है, प्रशासन में भी है। उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। जहां तक देश की बात है, आप सब जानते हैं कि 4 जून 2024 में जो परिणाम आए लोकसभा के, और जो लोग दावा करते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, उनके घमंड और अहंकार को देश की जनता ने एक करारा जवाब दिया। एक खंडित जनादेश आया और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला लोकसभा के अंदर। भाजपा ने 2-2 बैसाखियां लेकर सरकार का निर्माण किया है दिल्ली में, लेकिन राहुल जी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने सरकार की जवाबदेही तय करी है और पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर सरकार को अनेकों बिल लाकर वापस अपने हाथ खींचने पड़े हैं, वो उनकी व्यवस्था को दिखाता है। बजट में जो लाखों करोड़ रुपए दिए हैं 2 राज्यों को, हमारा कोई विरोध नहीं है बिहार के भाइयों के साथ या आंध्र के लोगों के साथ, लेकिन पॉलिटिकल दृष्टिकोण से जो लोगों को साधने की कोशिश की है वो जग जाहिर है। मध्य प्रदेश के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने क्या गुनाह किया था जो केंद्रीय बजट में लाखों करोड़ आपने सिर्फ बिहार आंध्र प्रदेश को दिया? वो राजनीतिक मजबूरियां थी। तो ये व्यवस्थाएं आप सामने दिख रही हैं और केंद्र सरकार का भी मैंने रवैया देखा है सरकार बनने के बाद, बैकफुट पर है। 10 साल से सरकार चलाने के बावजूद भी आज भी वो जब मौका मिलता है वो नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस सरकारों को दोष दे रहे हैं। इस 10 या 10.5 सालों में इस सरकार ने अपना कौन सा वादा पूरा किया है? आज किसान परेशान है, शिक्षित नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, और सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जो खाई है अमीर गरीब की वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, जैसा कल राहुल गांधी जी ने एक लेख लिखा है और बड़ा वो मार्मिक और स्पष्ट लेख है कि देश में प्रतिस्पर्धा का माहौल खत्म हो रहा है। चिन्हित लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए देश में नीति निर्माण हो रही है, पॉलिसीज बन रही हैं। तो हवाई अड्डे, कारखाने, गोदाम, बिजली घर, पोर्ट्स, रेलवे, सब चंद लोगों को देने का काम सरकार ने किया, और जो वंचित वर्ग रहा, गरीब किसान, उनको हमेशा नजरअंदाज किया है सरकार ने। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा का देश भर में जो ग्राफ था वो डाउन जा रहा है। और महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है। मैं कल परसों जमशेदपुर में था, महाराष्ट्र में प्रचार कर आया हूं। दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हल्की भाषा का प्रयोग करते हैं। लोकसभा चुनाव में कहा गया था कि कांग्रेस का राज आ जाएगा तो बहनों के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, आपकी भैंस चोरी कर ली जाएगी, और अब इस प्रकार की बातें बोली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और मैंने कल कहा हम सब कांग्रेसी सकारात्मक नारा देना चाहते हैं। हम कहते हैं पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। नौजवानों को इस प्रकार के संस्कार देने चाहिए। तो ध्रुवीकरण करना, टकराव पैदा करना, द्वेष की भावना, हीन भावना पैदा करना और राजनीतिक आक्रमण करना, विरोधियों की आवाज दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना, एजेंसीज का दुरुपयोग करना, ये जनता ऊब चुकी है। और 2 निर्वाचित मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाला। मैं झारखंड होकर आया हूं, वहां पे एक तरफा हवा चल रही है कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनाने के लिए, क्योंकि जो अति लोग कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उससे लोग ऊब चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, और सत्ता का दुरुपयोग जिस भयानक तरीके से हो रहा है उसको कोई समझदार नागरिक पसंद नहीं कर सकता। तो मैं तो मध्य प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जीतू पटवारी जी हमारे नौजवान साथी हैं और जुझारू तरीके से हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, विवेक भाई हमारे बहुत संजीदा और एक सुलझे हुए वकील और एक सांसद हैं, और मध्य प्रदेश के हितों के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज इन्होंने नहीं किया है। तो इस भावना के साथ हम काम कर रहे हैं। अब जहां उपचुनाव है वहां पर भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जो नई पीढ़ी है वो अब मध्य प्रदेश की सरकार को देख के बहुत लंबा अरसा हो चुका है, और इस उपचुनाव के माध्यम से एक नई शुरुआत होगी बदलाव की,
जिसका कल्मिनेशन 2028 में होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि राहुल जी, खड़गे जी, हम सब मिलकर देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की तरफ काम कर रहे हैं। लगातार उपचुनाव हो रहे हैं, अब यूपी में भी हैं, प्रियंका जी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये चुनाव के परिणाम जब आएंगे दोनों राज्यों के और तमाम उपचुनावों के, वो सुखद होंगे कांग्रेस के इंडिया अलायंस के लिए। एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाली राजनीति पर। सर, आप झारखंड गए थे, झारखंड में पीएम ने दिखाया कि भाजपा कह रही है वहाँ पे रोटी बेटी की अस्मिता का सवाल। और अहम खबर आपको प्रतापगढ़ से बता रहे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा आज प्रतापगढ़। और अहम खबर आपको प्रतापगढ़ से बता रहे, जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के घर जाएंगे मुख्यमंत्री। और बड़ी जानकारी आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, यहां श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होंगे योगी। सीएम के आगमन को लेकर अफसरों ने पूरी की तैयारियां। और बड़ी जानकारी आपको प्रतापगढ़ से बता रहे, जहां 1 घंटे रुकने के बाद 3:55 पर लखनऊ के लिए होंगे सीएम योगी का आज प्रतापगढ़ दौरा। और बड़ी जानकारी आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां दोपहर 2:55 पर पहुंचेंगे पट्टी के करमाही हेलीपैड। पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के घर जाएंगे मुख्यमंत्री। यहां श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होंगे सीएम योगी। पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के घर जाएंगे सीएम योगी। यहां श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होंगे सीएम। सीएम के आगमन को लेकर अफसरों ने पूरी की तैयारियां। 1 घंटे रुकने के बाद 3:55 पर लखनऊ के लिए होंगे रवाना। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमेरिका की बुधवार सुबह इस खबर के साथ जागे कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में एक बार फिर से जीत हासिल की है। राजधानी में खास तौर पर व्हाइट हाउस के आसपास के इलाकों में लोगों की मिलीजुली भावनाएं देखने को मिली। समर्थक, विरोधी और आम लोग इस फेमस जगह पर जमा हुए और चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। अमेरिकी बुधवार सुबह इस खबर के साथ जागे कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में एक बार फिर जीत हासिल की है। राजधानी में खास तौर पर व्हाइट हाउस के आसपास के इलाकों में लोगों की मिलीजुली भावनाएं देखने को मिली। समर्थक, विरोधी और आम लोग इस फेमस जगह पर जमा हुए और चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। डेमोक्रेटिक समर्थकों को लगता है कि ये रिजल्ट न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत भयानक है। I'm not happy. Nobody's happy. This is a terrible result, not only for the United States, but for the world at large. This is a very dangerous person that we're given power to again, and we don't need to. The Democrats made a really bad choice to continue their fealty to Israel and to supporting genocide, and supporting genocide did not work with the American people, and they're seeing the punishment of that. And they made that choice deliberately to appeal to the right wing, to appeal to the centrists, to appeal to the Cheneys and the Republicans, and that has never worked. And they've dragged us further and further to the right, and now we have a really bad result on our hands. चुनाव नतीजों से कुछ हफ्ते पहले ही देश की राजधानी में उद्घाटन दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लफायट पार्क में कंस्ट्रक्शन क्रू उद्घाटन दिवस के लिए परेड स्टैंड लगा रही हैं। 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति के आगमन के लिए सिक्योरिटी बैरियर लगाए जा रहे हैं। इस बार खतरा ना लेते हुए सुरक्षा कर्मियों ने लफायट पार्क में कुछ हिस्सों के साथ साथ व्हाइट हाउस के आसपास के रास्तों पर बड़े दंगारोधी बाड़ और कंक्रीट के बैरियर लगाए हैं। ट्रंप समर्थक चुनाव नतीजों को लेकर उत्साहित हैं और भविष्य के लिए उम्मीदें जता रहे हैं। वे नई सरकार की विकास नीतियों के जरिए पॉजिटिव बदलावों की उम्मीद जता रहे हैं। I don't think the result is surprising. I think anybody who's been paying attention to at least the middle class and lower middle class in this country for the last 10 years shouldn't be surprised by this turnout. The Democratic Party has used and abused minority groups for decades, and I think they're finally being exposed for that. And Donald Trump was the alternative that we were presented with this year, and I think that minority groups have decided to go with that. My biggest thoughts about the election is I hope that we can have a peaceful transition, and I hope that we go from 2025 to 2030 and improve on the second half of the 2020s. We really have to repair from
the pandemic and all of the financial issues, the global wars. I hope that we can all work together to find some happiness and resolve to make things better. इतिहास रचते हुए 78 साल के रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी राजनीतिक वापसी करते हुए कड़े मुकाबले में अपनी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को हराकर दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पद जीत लिया है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना है कि भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर 3-1 से जीतेगा। उनके मुताबिक मोहम्मद शमी की गैर मौजूदगी में मेहमान टीम के लिए टेस्ट मैच में 20 विकेट चटकाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना है कि भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर 3-1 से जीतेगा। उनके मुताबिक मोहम्मद शमी की गैर मौजूदगी में मेहमान टीम के लिए टेस्ट मैच में 20 विकेट चटकाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। ऑस्ट्रेलिया की नजरें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खिताब के सूखे को खत्म करने पर टिकी हैं। भारत ने 2014-15 से सभी 4 सीरीज जीती हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में 2018-19 और 2020-21 में हुई सीरीज भी शामिल है। हालांकि भारत को पिछली टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार अपनी सरजमी पर 0-3 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। इसके बाद पोंटिंग का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के पास मेहमान टीम को हराने का बेहतर मौका है। रिकी पोंटिंग को लगता है कि अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और तेज तर्रार भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत में से कोई एक 5 टेस्ट मैच की बॉर्डर गावस्कर सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी होगा। वहीं पोंटिंग को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड सीरीज में मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस से ज्यादा विकेट हासिल करेंगे। अब बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है और अहम खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला। 3 राज्यों में दबिश के लिए पुलिस की टीम रवाना। और बड़ी जानकारी आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां तमिलनाडु और अब तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार हो रहा है। लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार के लोक गीत गायिका शारदा का अंतिम संस्कार आपको नहीं कह रहे हैं, आपको कहाँ कह रहे हैं? आइए ना भैया, आ जाइए इधर। बोलो, अरे वो लोग हाइट पर हैं, हम डाउन में हैं। प्लीज समझिए, दूर ही से कर रहे हैं भैया। आप लोग के लिए बनाया गया है। भैया किनारे तो फिर आपको तो अभी ट्रेन जो तो कैसे होगा?
नीचे करेंगे। तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई दी जा रही है और शारदा सिन्हा को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा का आज अंतिम संस्कार, बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई दी जा रही है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उनके घर से निकला है। गायिका शारदा सिन्हा के घर वालों ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया है और उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।